हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर्स। बच्चों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। इसके पहले लेक्चर नंबर कल 11 हम लोग पढ़े थे। लेक्चर नंबर 11 में पढ़े हैं सेलों का संयोजन। सेलों के संयोजन में हम 2 क्रम पढ़े हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 10 में पढ़े थे श्रेणी क्रम। कल यानी लेक्चर नंबर 11 में हम लोग पढ़े हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ का नियम अपने यूपी बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन लेवल भी बहुत अच्छा आता है। जैसे मान लीजिए किरचॉफ का नियम हम जब अप्लाई करते हैं जब कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आए जहाँ पर हमें ये ना मालूम चले कि हम समांतर क्रम लगाएं या श्रेणी क्रम लगाएं या 2 से अधिक सेल जुड़े होंगे, तब हम किरचॉफ का नियम पालन करेंगे या किरचॉफ का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संजय मिश्रा है और आप लोग पढ़ रहे हैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल। मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल, इन योर यूट्यूब चैनल, नॉट माई। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए कि किरचॉफ का नियम, पहला नियम या किरचॉफ का फर्स्ट नियम लिखिए। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसी को हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि का नियम। और इसी को हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा का नियम। चलिए बच्चों समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट कीजिए। पहले समझ लीजिए संधि का नियम होता क्या है। किरचॉफ महोदय ने बताया किसी परिपथ के किसी संधि पर, संधि मतलब या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन जहां पर हो यानी 2 से अधिक मार्ग हो, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ महोदय ने क्या बताया कि किसी परिपथ में या किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। लिख दें, किसी परिपथ के संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग, धाराओं का बीजगणितीय योग गणितीय योग, बीजगणितीय योग बन ही नहीं रहा, गणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। सिग्मा आई इक्वल टू 0 ये बताया गया। इसको समझते हैं क्या हुआ। मान लेते हैं इस पर 2 धाराएं आ रही, I1 I2 और I3। 3 धाराएं आ रही हैं और 2 धाराएं क्या करेंगी, निकल गई। मान लेते हैं 2 एम्पेयर आ रहा है, 3 एम्पेयर, 3 2 5 है, 5 10 एम्पेयर आ रहा है। तो मान लेंगे 8 एम्पेयर इसमें जा रहा है, 2 एम्पेयर इसमें जा रहा है। या उन्होंने ये बताया कि किसी संधि पर, संधि मतलब जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जहां 2 से अधिक रूट हो, 2 से मोर देन 2 रूट होंगे वहां पर क्या होगा, जंक्शन होगा। तो यहाँ 2 से अधिक रूट है ना, जैसे ऐसा नहीं है कि एक धारा ये है तो इधर से 2 एम्पेयर आ रही है, इधर से 2 एम्पेयर जा रही है, तो इसको हम जंक्शन नहीं कह सकते। जंक्शन मतलब 2 से अधिक रूट, अब 1 2 3 रूट आ गया ना, इसीलिए इसका नाम जंक्शन या संधि पड़ेगा। तो बताया गया कि इस पर आने वाली जो धाराओं का या बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग का मतलब ये हुआ कि हम मान लेंगे जिनकी दिशा समान है उनको प्लस मान लेंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये इनकी दिशा क्या है, अपोजिट है ना, बाहर निकल रही है। तो क्या करेंगे, I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इनको उधर ले जाएंगे, आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। क्लियर।
ये लगेगा। अच्छा, इसका ये पूछा है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जितना करंट आया उतना करंट गया, मतलब जितना करंट इनपुट हुआ उतने करंट का आउटपुट हुआ, मतलब जितना आवेश आया उतना आवेश निकला, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? आवेश संरक्षण के सिद्धांत। अरे बोलो भाई, आवेश संरक्षण के, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम होगा ये अपना आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम है। बोलो समझ में आ गया? आ गया समझ में? मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, जो हमारा अगला होगा किरचॉफ का दूसरा नियम। ये एक बंद सर्किट के लिए होता है, लूप के लिए होता है, इसीलिए इसका नाम लूप का नियम भी है। लूप का नियम। और इसमें वोल्टता की बात आती है, विद्युत बल ज्यादा आते हैं, इसीलिए वोल्टता का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का वोल्टता का नियम। ध्यान रखिएगा, वोल्टता का नियम भी कहता है। अच्छा, उसमें धारा का नियम था, इसमें क्या है? वोल्टता का नियम। इसमें यह है किसी भी बंद परिपथ में या किसी भी बंद परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का योग या धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस लूप में लगे या उस बंद परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस सिंपल सी बात यह है। तो लिखेंगे किसी परिपथ के प्रत्येक बंद लूप में या किसी बंद लूप के, वैसे लूप हो गया तो बंद रहेगा ही, किसी लूप के प्रत्येक भाग या खंड में, कुछ भी कह सकते हैं, खंड में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस लूप में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी लूप के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस लूप में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है, ये बताया गया। सिंपली लिख लेंगे सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू सिग्मा ई, ये बताया गया है। चलिए इसको समझते हैं क्या होगा। इसका यूज देखेंगे कैसे कर पाएंगे। हम ये मानेंगे कि कोई दो लूप लगा देंगे, ऐसे बना लेंगे, और मान लेंगे इसमें दो सेल लगा हुआ है, एक का मान E1 है और दूसरा इधर ही रखो E2 कर दो। अच्छा, इसमें प्रतिरोध भी लगा देंगे, मान लेंगे प्रतिरोध R1 लगा है, यहाँ पर मान लेंगे प्रतिरोध R2 लगा है, और यहाँ पर मान लेंगे प्रतिरोध R3 लगा है। अब कह दिया जाए कि इस सर्किट में डबल सेल लगा दिए गए और 3 प्रतिरोध लगा है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो शायद हम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा कौन समांतर में जोड़े कौन श्रेणी में। ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा। अच्छा पूछे यहाँ पर कितना धारा का मान होगा, हम इसमें एक प्रतिरोध और लगा देते हैं R4, जितना मर्जी उतना लगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा।
हम सबसे पहले इसमें देखेंगे क्लोज सर्किट क्या है, बंद परिपथ क्या है। बंद परिपथ होना चाहिए। हम ये मान लेंगे कि E1 से धारा निकल रही है, हम ये मान लेंगे कि E1 से धारा निकल रही है। अब E1 से कितनी धारा निकलेगी, I1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, I1 धारा निकल रही है। और उसके बाद E2 से मान लेंगे I2 धारा निकल रही है। और ये दोनों धाराएं यहाँ पर आती हैं और यहाँ जुड़ जाती हैं। यहाँ पर जाएगा I1 प्लस I2 और आराम से I1 प्लस I2 यहाँ जाती हैं। जब यहाँ आती हैं तो I2 तो बेचारी अपने घर चली जाती है और I1 अपने घर चली जाती है। और ये I1 इस प्रतिरोध में होते हुए इसमें फिर आ जाती है अपने सेल में। इस तरह से हमारा एक सर्किट कंप्लीट होता है। क्लियर? सर्किट कंप्लीट होने का क्या मतलब होगा, बोलो, जितना धारा निकले उतने धारा उसमें पहुंच जाए, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगी। परिपथ तभी तो बनेगा, लूप तभी तो बनेगा। ठीक, अब मान लीजिए ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है। अब इसमें हम देखेंगे धारा हमारी कैसी बह रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये हमारे लगा है बीजगणितीय योग, मतलब साइन लेना, चिन्ह लेना है। तो हम मान लेंगे कि इसमें धारा इधर से निकल रही है, तो मान लेंगे ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। और इसमें भी धारा ऐसे चल रही है तो हम मान लेंगे ये भी ऐसे है। तो पहले लूप की बात करें, फॉर लूप फर्स्ट, या पहले लूप के फर्स्ट लूप की यदि मैं बात कर लूं, क्या बताया है, किसी बंद लूप में के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होगा उस सेल में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब पहले लूप की बात कीजिए। पहले लूप में बताइए I1 धारा जा रही है तो किस प्रतिरोध में जा रहा है, R1, नहीं I1 इंटू R1, प्लस लगाइए, इसी दिशा में चलना है। अब इधर देखिए, हम जा रहे हैं इधर, हम जा रहे हैं इधर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये धारा इस सर्किट में क्या बह रही है, क्लॉकवाइज की दिशा में बह रही है, क्लॉकवाइज ना, तो माइनस कर देंगे, माइनस। R2 में कितनी धारा जा रही है, I2 इंटू R2। फिर इधर जाइए, ऐसे चलते हैं। अब ये धारा क्या है, अरे धारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बह रही है ना, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, प्लस I1 इंटू R4 बराबर। अब हमें सेल का विद्युत वाहक बल, सेल इधर E1 दे रहा है, E1। उसके बाद इधर का चिन्ह क्या होगा, अरे भाई ये प्लस है इधर, तो ऐसे चलेगा तो ये माइनस हो जाएगा ना। अब यहां से I1 चाहो तो कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट में R1 प्लस R4 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। एक इक्वेशन ये बना लेंगे। उसके बाद मैं सेकंड लूप ले लूंगा। सेकंड लूप की बात करूंगा। सेकंड लूप में भी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इससे धारा निकली तो I2 में कितनी धारा, I2 इंटू R2। उसके बाद ऐसे जाएंगे, ये जो R3 है इसमें कितनी धारा जा रही है, अच्छा दिशा देखिए समान है ना, सबकी एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या करेंगे, I1 प्लस I2 इन द ब्रैकेट इंटू R3, मतलब R3 में जो धारा जा रही है उनका गुणनफल लेंगे या नहीं लेंगे, बराबर। अच्छा इधर कोई प्रतिरोध नहीं है, चले जाएगा धारा। इस लूप में कितने सेल आपको दिख रहे हैं, केवल एक ही सेल तो लगा हुआ है, क्या कर देंगे, E2, समीकरण 2 बना लेंगे। इसी प्रकार से आप समीकरण 1, 2 को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। R1 का मान 3 दे दे, 4 दे दे, तो तुरंत यहाँ 4 3 या मान लीजिए 4 3 7 रख देंगे। R2 का मान दे देगा, E1 E2 का मान, तुरंत धारा निकालने रहेगा, 2 समीकरण बनेगा और केवल 2 धाराएं होंगी, I1 और I2, और 2 समीकरण 2 धाराएं तुरंत हमारी निकल आएंगी करंट। ठीक है, इस तरह से हम लूप के नियम का पालन करते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम का पालन करते हैं और वोल्टता के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि ये वोल्टता पर आधारित होता है। या हम कह सकते हैं किसी बंद लूप में के सिरों के बीच या चले गए सिरों के बीच बंद परिपथ में जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है, या विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य, ऐसा भी हम लोग कह सकते थे। अब एक बात ये आती है, ये जो लूप का या किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण
के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सिद्धांत। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट करेंगे, वैसे भी नोट कर लीजिए। और एक मिनट, आप लोग एक काम क्या करें, नोट्स अवश्य बनाया करें। होता क्या है कि आप लोग मोबाइल खोल लेंगे, पड़े पड़े वीडियो को देखते रहेंगे आलसियों की तरह, ऐसा मत कीजिए। नोट्स बनाएंगे तभी कुछ समझ में आएगा, वरना एक कान से पढ़ेंगे दूसरे कान से निकल जाएगा, 2-4% बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा नोट्स अपने हाथ से बनाइए, दूसरे का नोट्स कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अपने हाथ से नोट्स बनाइए। यदि आप मान लीजिए स्पीड में या हम हटे ना, तो जब हम लास्ट में हटा करें तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसको देखकर पूरा नोट बना लीजिए, जूम करके देख कर, फिर वीडियो वहीं से प्ले करके स्टार्ट करके देख लिया करें। ठीक है, ऐसा कीजिए। ओके, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। बच्चों, इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। करना क्या है कि एक हमारा एग्जाम्पल इस पर होगा न्यूमेरिकल, कुछ इस तरह से बना है इसका डायग्राम। ठीक है, एक वर्ग है, इसका नाम ABCD है, नाम ABCD है। एक विकर्ण बना हुआ है, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है। इसका डायरेक्शन का किधर है? ऊपर की ओर है, शाबाश। नहीं, हाँ ऊपर की ओर होगा, ध्यान रखिएगा। इसको पलट गया है, ये सेल ऐसा लगा हुआ है और ये भी कुछ हमारा ऐसा ही लगा हुआ है। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये 1 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। अब इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं 211, 1 ओम, 2 ओम। छोटा सवाल है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी हर एक प्रतिरोध में कितनी करंट प्रवाहित होगी, ये पूछ रहा है। तो बस हमें क्या करना है, क्लोज बंद सर्किट हेल लेनी है, यानी धारा एक से निकले दूसरे में वहीं पर पहुंच जाए, सीधी सी बात है भाई, जहां से चले वहीं से चली जाए। मान लेते हैं कि ये पहला सेल है, इससे I1 धारा निकली। कितनी धारा निकली? I1, छोटका I1 लिखिए, सॉरी छोटका नहीं स्मॉल में, और यहाँ तक I1 आई। ये प्लस था, इधर से I2 निकली और बहती बहती प्रवाहित होती होती यहाँ तक चली आई I2। यहाँ पर आएगी तो संधि का नियम लगेगा, आने वाली धाराओं का योग बराबर I1 प्लस I2, जाने वाली धाराओं का योग। और जैसे यहाँ पर पहुँची, ये पता लगा I1 प्लस I2 आ रही थी, I1 जो है अपने यहाँ और I2 अपने कुटिया में चली गई, यानी जो धारा जहाँ से निकली और अपनी एनर्जी लॉस की और फिर वहीं चली गई। क्लियर? बंद परपथ बन गया। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। अब थोड़ा क्लॉक एंटी क्लॉक जो दे लीजिए, क्या बनेगा? धारा ये ऐसे चल रही है, घड़ी की दिशा में चल रही है ना, ऐसे डायरेक्शन घुमा दीजिए। इसमें क्या चलिए, ऐसे चल रही है, इसको ऐसे ले लीजिए और क्या। अब फॉर लूप फर्स्ट, फॉर लूप फर्स्ट, पहले लूप के लिए देखिए, ये फॉर का साइन होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, लिख दें यार, क्या मैथमेटिक्स उसी से दूर भगते हैं, वही लगा देते हैं। होगा क्या, प्रतिरोध गुणे धारा, ये तो होता है I1 गुणे 1 प्लस, दिशा समान है ना, ऐसा तो होने की विपरीत है, प्लस ही लगेगा ना। इसमें कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 इंटू 2 इक्वल टू, इस बंद परपथ में कितना विद्युत वाहक बल लगा, एक ही सेल तो लगा हुआ है, और उसका कितना विद्युत वाहक बल है, वोल्टेज कितना है, EMF कितना है, 2 वोल्ट। तो I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। क्लियर? फॉर सेकंड लूप, लूप सेकंड की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, धारा गुणे प्रतिरोध, यानी I2 गुणे 1 प्लस, दिशा समान है ना,
सब एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें कितने 2 इंटू I1 प्लस I2। इसमें कितना सेल लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है, और वो भी हमारे करंट, अच्छा इसमें करंट किधर प्रवाहित होगा, इसी दिशा में तो निकलेगा, यानी इसमें भी ऐसे चलेगा 1 वोल्ट। लिख दीजिए I2 यानी 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड, बस फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दीजिए, आपका I1 I2 आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था। बोलो अब देखिए पहले और दूसरे को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ऐसा करिए इसको 2 से गुणा कर दीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए। लिख दीजिए समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। अब क्या करेगा, 3 दूनी 6I, 2 दूनी 4I2 और 2 दूनी 4। समीकरण 1 बनाइए, 3 दूनी 6I1 प्लस 3 त्रिका 9I2 बराबर 3 एकम 3। समीकरण 2 बना लीजिए, घटा दिए, माइनस 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 से कट गया, माइनस से माइनस मर गया, इधर क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गया, सॉरी 4 गया, 4 आएगा, यानी I2 का मान, सॉरी 1 आएगा, I2 का जो मान आएगा -1/5 एम्पियर आएगा। अच्छा माइनस का मतलब क्या होगा, अभी आपको मैं बता रहा हूं। माइनस का मतलब ये होगा कि इसमें जो धारा होगी ये इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, यानी जो इधर से करंट आएगा वो ज़्यादा प्रभावित होगा, और ये क्या करेगा, ये उल्टा धारा बहेगी, माइनस ये बता रहा है। उसके बाद कहाँ रखेंगे, I2 का मान समीकरण 1 से रख देंगे। समीकरण 1 से रखने का मतलब हो जाएगा कि 3I1 प्लस 2 माइनस 1/5 इक्वल टू 2। इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3I2 I1 इक्वल टू 2 प्लस 2/5, 5 2 10 12 बटा 3 12 4, यानी I1 बराबर आ जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 एम्पियर। ये I1 आ गया, ये I2 आ गया, यानी मॉडुलस ऑफ I2 इक्वल टू बोले तो 1/5 एम्पियर। I1 का बाद 4/5 एम्पियर आएगा, I2 का मान 1/5 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस, धारा इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है, करेक्ट करेक्ट सही बिल्कुल। जी जी जी, आपका आंसर आ रहा है, एक तो आ रहा है I1 प्लस I2 दोनों, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा ये बताइए, अच्छा पूछा जाए कि इस परिपथ में कितनी धारा जाएगी, I1 प्लस I2 का, तो I2 का मान मिल गया, I1 का मान मिल गया। अब हम I1 प्लस I2 का मान निकालेंगे। I1 प्लस I2 का मान कितना आ जाएगा, 4/5 माइनस 1/5। क्यों, इसका चिन्ह क्या लेंगे, I1 इधर जाएगी तो I2 इधर तो आएगी, तो माइनस करेंगे ना, 3/5 एम्पियर आएगी। यानी हर एक सर्किट में हमें कितनी करंट फ्लो होगी ये मालूम चल गया। क्लियर, ठीक है, तो समझ में आया होगा, ना आया तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अगला जो हेडिंग होगा हमारा व्हीटस्टोन सेतु। ये एक ऐसा सर्किट होगा जो बैलेंस होगा। क्या होगा, बैलेंस, दो तरफों से बैलेंस हो जाएगा, तो बीच वाले में धारा अपने आप नहीं प्रवाहित होगी। अच्छा, इसके प्रयोग से हम लोग आगे कुछ पढ़ने वाले हैं, मीटर सेतु वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। उन्होंने ये बताया व्हीटस्टोन सेतु ने, यदि 5 प्रतिरोध लगे हुए इस सर्किट में, ऐसे सर्किट बनी हो, इसका डिजाइन अलग भी हो सकता है, और यदि जो बीच वाली सर्किट है उसमें कोई करंट फ्लो ना हो, यानी इसमें करंट प्रवाहित ना हो, तो कहा कि यदि ऐसा हो रहा है कि इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इनका और इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा। व्हीटस्टोन सेतु ने ये देखा कि ये 5 प्रतिरोध हम इस तरह से कॉम्बिनेशन लगा दें, और ये देखें कि बीच वाले में कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, कोई धारा फ्लो नहीं हो रही है, तब जो होगा इनका अनुपात और इनका अनुपात समान होगा। ठीक है, अब इनका हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे। इन्होंने जो बात कही क्या सत्य थी, हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे क्या होगा। प्रूफ हम मान लेंगे कि एक वर्ग के चारों भुजाओं पर कुछ प्रतिरोध लगे हैं और विकर्ण में एक प्रतिरोध R5 लगा हुआ है। ठीक है,
यहाँ हम 4 प्रतिरोध मान लेंगे। वैसे अपने बुक में पी क्यू आर मान रखा है, लेकिन हम R1 R2 मानेंगे ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि पी क्यू आर के अलावा कुछ और आ सकता है, इसीलिए R1 R2 मानेंगे। एक हम बैटरी लगा लेंगे, क्योंकि करंट हमारा इधर ही से तो फ्लो होगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट कर पाएंगे। इसका नाम हम डाल देंगे ए और बी। मान लेंगे ये प्रतिरोध R1 है, ये हमारा R3 है, ये R2 है, और ये R4 है, ये R5 है। व्हीटस्टोन सेतु के सर के अनुसार, उनके अनुसार हम ये मानते हैं कि बीच वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इधर से I करंट जा रही है, यहाँ पर पहुँचेगी तो हमें मान लेंगे कि इसमें जो करंट जा रही है वो I1 है। तो करंट को इधर आना नहीं है, इधर तो आएगा नहीं, तो इधर ही तो जाएगा। तो मान लेंगे कि इधर से I1 निकल गई, इधर से I2 आई तो इधर से जाएगी नहीं, तो क्या होगी, इधर ही से निकल जाएगी। I कितने भागों में घटा था, I जो है I1 प्लस I2 में घटा था, तो यहाँ I1 प्लस I2 I नहीं आ जाएगा, यानी जितनी करंट गई उतनी करंट आ रही है। सर्किट कंप्लीट हो गई। क्लियर। अब मान लेते हैं कि यदि यहाँ का वोल्टेज भी है, यहाँ का शून्य, तो हम यहाँ का देखें तो इधर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, इधर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम मान लेंगे कि एक प्रतिरोध के बाद मान लो 15 वोल्ट था, तो 2 वोल्ट खा गया, मान लेते हैं कुछ वोल्ट बचा, x वोल्ट बचा है। कितना वोल्ट बचा है, तो इधर भी तो x वोल्ट होगा ना, बोलो, क्योंकि ये दोनों समानता का वोल्टेज तो समान होगा दोनों में, ये समान होगा तो इन दोनों सिरों पर भी समान आएगा। अब क्या करेंगे, इसका नाम डाल दें C और D। क्या नाम डाल देंगे, C और D। तो हम पहले AC के बीच का विभवांतर निकालेंगे। तो AC के बीच का विभवांतर ऐसा लिखिए, चलो लिख दीजिए, AC के बीच विभवांतर ज़्यादा कौन सा है, V, कम कौन सा होगा, X, या B डैश मान लीजिए। थोड़ा फीलिंग आया कि हाँ वोल्टेज ही है, X मत मानिए, V मतलब B माइनस B डैश। अच्छा, विभवांतर निकालेंगे कैसे, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, यानी I1 इंटू R1 V माइनस B डैश, समीकरण बना लीजिए। AC के बीच का, अच्छा इनके बीच का विभवांतर निकालिए, या इनके बीच का विभवांतर निकालेंगे। डेल्टा V किसके बीच में, ये और D के बीच में, ये D पॉइंट है, ध्यान रखिएगा D पॉइंट है, ये और D के बीच का कितना हो जाएगा, V माइनस V डैश, और होगा कितना, धारा गुणे प्रतिरोध V डैश। समीकरण 2 बन गया। क्लियर। उसके बाद क्या निकालेंगे, C और B के बीच का विभवांतर निकाल लीजिए। डेल्टा V बिटवीन द C एंड B इक्वल टू, ज़्यादा कौन सा वोल्टेज होगा, B डैश होगा ना, B में से B0 घटा दीजिए, सॉरी B डैश माइनस B0, तो क्या होगा, धारा गुणे प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R3 लगा है ना। समीकरण 3 बना लीजिए। उसके बाद इधर आएंगे, चलिए इधर ही लगा देते हैं। इधर हम क्या करेंगे, इनके बीच का विभवांतर निकालेंगे। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द V एंड D। क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम घटा, यहाँ विभवांतर कितना ज़्यादा होगा ना, ये 0 है, कम होगा, तो V डैश माइनस 0, और ये होगा क्या, धारा गुणे प्रतिरोध। समीकरण 4 बन जाएगा। अब करेंगे क्या, समीकरण 2 और 1 को देखिए, तो इनका एक पक्ष बराबर है, RHS क्या है, बराबर, तो LHS बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 हुआ 2 से, तो ये साइड बराबर, तो ये साइड अपने आप बराबर, यानी I1 R1 बराबर I2 R2। ठीक है, इसको समीकरण 5 बना लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे समीकरण 3 और 4 को, राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, देन लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इज इक्वल। समीकरण 3 हुआ 4th से, I1 इंटू R3 बराबर I4 इंटू, सॉरी I2 R4, 6 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 5 को हम 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो
I1 बटा R1 सॉरी I1 इंटू R3 बराबर I2 इंटू R2 अपान I2 इंटू R4। I1 से I1 कटेगा। ऐसा कीजिए R1 बटा R3 आएगा, लेकिन R2 को यहाँ ले आइए तो आ जाएगा R1 बटा R2 इक्वल टू R3 बटा R4। और यही किरचॉफ ने जो बताया वो शायद करेक्ट बताया, बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर? बस आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज क्या होगा, हुई टू टू से उसका प्रयोग क्या होगा, उसके बाद इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। ठीक, यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ओके, गुड बाय।